मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है टीचिंग ऑफ हिस्ट्री का, पेडालॉजी ऑफ हिस्ट्री का, उससे संबंधित आपके सामने बीएड का उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है, उनका रिवीजन कराने वाला हूँ। इन नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट से मीनिंग, नेचर एंड करिकुलम ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। चैनल को जरूर से सारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर देना और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहां से जाकर पढ़ भी लेना। इतिहास के शिक्षण का क्या अर्थ होता है? विद्यार्थियों को मानव जीवन की अतीत की घटनाएं, व्यक्ति, संस्थानों, परिवर्तनों को ज्ञान और उनके कारण को समझने की प्रक्रिया को इतिहास शिक्षण कहलाता है। देखो सीधी सीधी बात है, इतिहास का आवरण पढ़ाओगा। इतिहास के अंदर क्या है कि भाई जो अतीत, जो गुजरेड़ो काल है, उसके अंदर कौन कौन सी घटना घटी। भाई भारत में आपके सामने अरब आक्रमणकारी आया, क्यों आया? क्योंकि भारत में त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहे थे, आपके सामने पाल जो राष्ट्रकूट और प्रतिहारा के बीच में। अब कन्नौज का संघर्ष आपके सामने, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार है, जो लगभग जीता है तीनों कोई, कदे राष्ट्रकूट जीतगा, कदे पाल जीतगा। तो इस चक्कर में क्या बड़ी शक्ति है ना, वहां को लगातार संघर्ष होता रही। और जो दिल्ली सल्तनत, मतलब जो आपके सामने जो एक पूरे देश के ऊपर राज करने वाली एक मुख्य जो शक्ति थी, वह एक शक्ति को नहीं रही, शक्तिशाली राजा को नहीं रही उठे, है ना। जय गुजर प्रतिहार कमजोर है, राजस्थान को जो आपके सामने सीमावर्ती इलाका का राजा कमजोर है। जो मुगल साम्राज्य उनको धीरे धीरे जो मुस्लिम आक्रमणकारी उनको दिल्ली सल्तनत पर राज हो गई। ऐसा इसीलिए होता है, ये अतीत में कोई भी घटना घटी, वो क्यों घटी, उसके पीछे क्या कारण रहा, यही हमारा उद्देश्य रहता है किसका, इतिहास शिक्षण में पढ़ाने का। इसका उद्देश्य केवल तिथियों को याद कराने नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करना है। आप क्या करना भाई, जाते इतिहास पढ़ो, बोलो आपके सामने बोलो महाराणा प्रताप को युद्ध लड़ो, हल्दी घाटी को युद्ध लड़ो, और बोलो उको हाथी को नाम के हो, वो इतनो बड़ो बालो रखा करतो, है ना, वो युद्ध हो ये हो, बस एक लक्ष्य रहे टीचर को कि बस टाबरन को तिथि याद करा दिया, घटना वही उनके बारे में बता दिया। उनके बारे में बताना जरूरी कोई नहीं है, वह क्यों हुई। सबसे बड़ा अगर देखो, दो प्रकार का अध्ययन होता है, एक होता है तार्किक अध्ययन और एक होता है आपके सामने शाब्दिक अध्ययन। शाब्दिक अध्ययन क्या है, मान लिया कोई भी घटना एक बार सीधी सीधी बता दी कि देखो भाई हल्दी घाटी को युद्ध हो, उठे आपके सामने मानसिंह लड़े उन भेजो, है ना, हमको आपस में युद्ध हो। ठीक है, एक क्यों हुआ, ये एक बड़ी बात है। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो क्यों नहीं की, ये इस चीज को, कोई भी घटना के पीछे के जो घटना कर्मों को जब आप समझाते हो, तभी उसको तार्किक अध्ययन किया जाता है। और बच्चों को आपको तार्किक तरीके से पढ़ाना ही इतिहास शिक्षण के पीछे आता है। इतिहास शिक्षण का जो शिक्षण की जो पद्धति है, वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। कैसी पद्धति है भाई? तथ्यात्मक। तथ्य आएंगे आपको, क्या होंगे, जैसे कि भाई कोई युद्ध के बारे में घटना आ जाएगी, कोई संधियां हुई उनके बारे में आपको पढ़ने का मिलेगा, कोई आंदोलन हुआ उनके बारे में पढ़ना मिलेगा। तो ये तथ्यात्मक चीजें हैं, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना पड़ता है। अगर आप इतिहास भी पढ़ाते हो तो प्राचीन इतिहास पढ़ाते हो, मध्यकालीन और फिर आधुनिक इतिहास का अध्ययन कराते हो। आप सीधा आधुनिक इतिहास पढ़ाओगे तो भी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, वो उलझे रहेंगे। समझ में आएगा? 1857 की क्रांति, अगर आप सीधा इतिहास पढ़ाने लग गए तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को भारत का आपके सामने जो क्रांतिकारियों ने देश का क्या मान लिया था, राजा मान लिया था। उन्हीं आप मुगलों से पहले परेशान थे, फिर 1857 की क्रांति में उनको क्या माना, राजा क्यों माना भाई? इसीलिए माना कि बोले भाई बात ना, बोले बहुत बुरा सा तो बुरा ही बढ़िया हुआ है। तो अंग्रेज बहुत बुरा हा, तो बहादुर शाह जफर और मुगल और थोड़ा बहुत बुरा हा, तो भाई ठीक है। समझ में आ गया? तो यही आपके सामने घटनाक्रमों को क्रमबद्ध तरीके से समझना थे। सीधो आधुनिक के बारे में पढ़ाना को आधा टावर कंफ्यूज होगा, बोले मुगल कौन हारे, मान तो बेरे बनी, है ना। तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगले वाला है विश्लेषणात्मक चीजों को, हर चीज के पीछे विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ाओ। सामाजिक और मानवीय गतिशीलतात्मक अध्ययन भी करवाना जरूरी है। समाज में घटनाओं, जैसे समाज पर इन सब घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा और मानवीय प्रभाव भी क्या देखने को मिले। माध्यमिक स्तर का पर इतिहास शिक्षण, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भारत एवं विश्व इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का भी ज्ञान दिया जाता है। जो माध्यमिक स्तर होता है,
सेकेंडरी एजुकेशन होता है, इसमें भारत एवं विश्व का इतिहास, किसका इतिहास, भारत एवं विश्व का इतिहास के बारे में अध्ययन करवाना, स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनके बारे में बताना और सामाजिक और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, आपके सामने मतलब जब बच्चा 10वीं 12वीं में थे के पढ़ो इतिहास में, आधुनिक विश्व को इतिहास, है ना, आधुनिक के पूरा भारत को इतिहास, विश्व को इतिहास भी पढ़ना पड़े था, है ना। आपके सामने उनके पीछे वो कोई भी घटनाएं हुई, अलग अलग प्रकार के आंदोलन, क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, आपके सामने रशियन क्रांति, है ना, इधर भारत में 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का युग, मुगलों का युग, और आपके सामने प्राचीन इतिहास, सब इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से, विशेषकर तथ्यात्मक तरीके और तार्किक विलोचना के साथ पढ़ा जाता है। किसके अंदर, माध्यमिक कद 10वीं से 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच में। इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों का ज्ञान देना, सिर्फ आपको इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है और जो अलग अलग व्यक्तित्व है उनके बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन, आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हो अपने अंदर कि कोई भी घटना उसके घटित होने के पीछे का कारण क्या है। राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, जो देश की जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं, बहुमूल्य जो आंदोलन हुए, बहुमूल्य जो आपके सामने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन तक को त्यागा, उन लोगों के प्रति भी हमारा सम्मान होना चाहिए। सामाजिक सहिष्णुता व लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास करना चाहिए, जो हमारे सामाजिक सभी लोग मिलजुल कर रहे, धार्मिक रूप से ना बटे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सामाजिक के आधार पे कोई भी वो तरीका या कोई भी वो आपके सामने विच्छेदन नहीं होना चाहिए। कोई भी दो तरीके, चाहे हम जाति के आधार पे विच्छेद हो रहे हैं, चाहे हम धर्म के आधार पे हो रहे हैं, चाहे हम भाषाई या क्षेत्रीयवाद के हिसाब से हो रहे हैं, हमें किसी भी हिसाब से भेदभाव नहीं करना है, ना हमें अलग होना है, हमें एकजुट होना है। हम भारतीय हैं, ये हमारे अंदर भावना रहना जरूरी है। वर्तमान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझना, पहले कोई घटना घटित हुई, उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है। खास करके जब आप विश्व इतिहास पढ़ते हो, जिसमें आपके सामने फ्रांस और इटली की क्रांति पढ़ते हो, वो सिर्फ नामात्र दो देशों की क्रांति नहीं रही, वो क्रांति हुई जिन्होंने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की आपके सामने क्या कर रूपरेखा रखी। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करने वाली क्रांतियां रही, और जिन क्रांतियों ने सबसे पहले लोकतांत्रिक परंपराओं का नींव रखने का काम किया। तो सिर्फ यह, और उसके बाद में एक लगातार जब आप देखते हो फ्रांस और इटली की क्रांति के बाद में धड़ाधड़ लगातार पूरे देश वो अब उपनिवेशवाद को त्याग कर लोकतंत्र की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो यही समझाना आपको जरूरी होता है कि भारत की आजादी के पीछे, जब भारत आजाद होता है तो उसके पीछे अंग्रेजों ने भारत को आजादी सिर्फ इसीलिए नहीं दे दी थी कि भारत के अंदर गतिरोध है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बल्कि इसीलिए भी दे दी थी क्योंकि उनका देश जो खुद आर्थिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर हो चुका था, राजनीतिक रूप से आपके सामने विरोधी ताकतें पनप चुकी थी, जो उपनिवेशवाद को और जो अंग्रेज हैं अलग अलग देशों पे जो राज कर रहे थे, इसके वजह से जो आर्थिक दृष्टिकोण से उनके देश को नुकसान हो रहा था, उसके ऊपर उनके देश में भी दबाव बन रहा था। तो इन घटनाओं के, किसी घटना के घटित होने के पीछे भी आप घटनाओं को समझना जरूरी होता है, और यही चीजें को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से जाना जाता है कि कोई घटना हुई तो क्यों हुई, उसका परिणाम वर्तमान में क्या देखने को मिलता है, और आपके सामने भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इतिहास का अन्य विषयों से संबंध, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। आप कोई भी विषय को पढ़ते हो तो उसका संबंध सिर्फ उसी विषय से नहीं होता है, उसका संबंध अन्य विषयों से भी होता है। और यही चीज मैंने आपको एनवायरमेंट एजुकेशन को पढ़ाया तब भी बताया था, और अभी बता देता हूँ। भूगोलिक है, भूगोलिक ऐतिहासिक परिस्थितियों घटनाओं के बारे में बताना। राजस्थान की पृष्ठभूमि सबसे ज्यादा युद्ध देखे हैं, क्यों देखे हैं भाई, आप बताओ मेरे को। राजस्थान में सबसे ज्यादा युद्ध की भूमि, मरुभूमि, योद्धाओं की भूमि राजस्थान क्यों रहा? अरे इसीलिए रहा क्योंकि हमारी सीमा सीमावर्ती थी। जो हमारे पश्चिमी देश थे, अरब देश थे, वहां पर भी बहुत कुशल शासक हुए, और उनका लगातार प्रयास रहता था कि राजस्थान जो भारत के अंदर घुसा जाए। और उसके लिए सबसे सरल और सुगम मार्ग कहां से होकर जाता था? आपके सामने राजस्थानी सीमा से होकर जाता था। पहले राजस्थान पाकिस्तान में भी, जो पाकिस्तान में भी राजस्थान पड़ता है, उधर की साइड में भी आपके सामने है, वो सीमा लगती थी। तो हमारे सबसे ज्यादा आक्रमण हमारी साइड में हुए।
अच्छा, सिर्फ हमने विदेशी आक्रमणकारियों को नहीं झेला, भारतीय आक्रमणकारियों को भी झेल, भारतीय दिल्ली सल्तनत के राजाओं से भी हमारा प्रतिशोध रहा, प्रतिक्रिया हमने की। क्यों? क्योंकि राजस्थान से सीधा गुजरात तक का रास्ता जाता था पोर्ट के लिए, बंदरगाह से, इसीलिए हम टैक्स वसूलते थे। तो इसके, और कोई भी राजा है जो दिल्ली सल्तनत पे बैठता था वो यही सोचता था कि कैसे भी राजस्थान को अपने नियंत्रण में लिया जाए, ताकि हमारा सरल और सुगम दक्षिण भारत तक का जो आंदोलन होगा या दक्षिण भारत का जो अभियान होगा वो आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ये भौगोलिक पृष्ठभूमि को पढ़ना पड़ता है। अगर आप इन्हीं के ऊपर परिपूर्ण हो तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हो। नागरिक शास्त्र शासन, संविधान व लोकतंत्र के विकास को समझने भी सहायक होता है। तो मैंने बताया ना, आप भारत का संविधान पढ़ते हो। अब आपने तो बहुत से बच्चों ने भारत का संविधान पढ़ा होगा, है ना, जिसमें आपको सारे अनुच्छेद याद होंगे। लेकिन शायद मैं आपको बता दूं, भारत जो अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 जो लाया गया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, मैं ये कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लगभग 30 से 40% हिस्सा है वो जो का त्यों आपके सामने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य का जो संविधान है उसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा लिया गया था। तो क्या हमने इतिहास में पढ़ते हैं इसको, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, और वही चीज इतिहास इसमें भी आ जाती है। ठीक है। अर्थशास्त्र कृषि, व्यापार और उद्योग व आर्थिक नीतियों का इतिहास से संबंध, पहले कैसी नीति हुआ करती थी। आज जो आपके सामने जो वर्तमान समय में जीएसटी देखते हो, पहले भी लगती थी चुंगी के नाम से, है ना। व्यापार होता था, कोई भी व्यक्ति व्यापार करेगा, उसको यहां से गुजरेगा भैया जी, उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम होता था चुंगी, है ना। कर पहले भी लगते थी, हर एक राजा के टाइम पे अलग अलग कर हुए हैं आपके सामने। कोई 1/4 लेता था, कोई 1/6 लेता था, कोई 1/10 लेता था। जैसे मराठाओं का सरदेश मुखी 1/10 हुआ, है ना। चौथ लेते थे 1/4 आपके सामने। ऐसे खराज, जैसे जो खराज हो गए आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी लेता था। तो सब राजाओं ने टैक्स लिया, कितना लिया, ये सब हम भी चीजें सीखते हैं। साहित्यिक, अलग अलग प्रकार की साहित्यिक रचनाएं तत्कालीन समाज और संस्कृति को जानकारी देती है। प्राचीन समय का इतिहास कैसा था, क्या हम पीछे जाकर देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते। हमें कैसे पता कि अकबर ने इतने काम किए, महाराणा प्रताप के साथ उनका युद्ध हुआ, कैसे पता चला? उस समय की साहित्यिक कृतियां, उस समय जो किताबें लिखी गई वो आपके सामने हमें बताती हैं। व्यक्ति चले जाते हैं, है ना, उनके क्रम छिप जाते हैं, लेकिन जो साहित्य है वो सदैव अमर हो जाता है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पता चलता है कि जैसे कि आपके सामने कहां पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है उनके माध्यम से हम चीजों को ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक पाठ्यक्रम का सिद्धांत, ऐतिहासिक पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित, सरल से कठिन, ज्ञात से ज्ञात, क्रमबद्धता, स्थानीय, वैश्विक और वर्तमान के संबंध में वस्तुनिष्ठता का संतुलन बनाने के लिए कहा जाता है। देखो, अगर आप जितना भी पढ़ोगे और आगे जाके आप रीट के लिए और सीटेट वगैरह के लिए पढ़ोगे, तो एक शब्द जिसका आपको विशेष कर ध्यान रखना, ये सारे बिंदु हैं जिससे 3% जरूर बनते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। अभी बता देता हूं मैं आपको, ये प्रश्न चाहे कितनी बार भाषा बदल के आए, बाल केंद्रित शब्द, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन हमेशा देखने को मिलेगा। पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर को सुटेबल हो, बच्चे को समझ में आना चाहिए। सरल से कठिन, पहली क्लास के बच्चे के लिए आपके सामने और सरल, फिर उससे ऊपर जाओगे तो और कठिन, फिर कठिन 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 का स्तर बढ़ता जाता है। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, जब बच्चा शुरुआत करता है तो उसको छोटी मोटी चीजें बताई जाती हैं, है ना। सीधा ही थोड़ी आप आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ा देते हो, नहीं पढ़ाते ना। सीधा ही आप थोड़ी कौटिल्य के विचारों को पढ़ा रहे हो, है ना, आपके सामने आर्यभट्ट के बारे में बता रहे हो, सीधा ही थोड़ी आप उन सब के बारे में बताते हो। शुरुआती दौर में आप अपने आसपास की चीजें, छोटी मोटी चीजों के बारे में अवगत कराते हो, फिर आगे बात क्रमबद्ध और स्थानीय वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी बताया जाता है। कालानुक्रमिक उपगम, घटनाओं के समय के क्रम को पढ़ाना कालानुक्रमिक उपगम होता है। मतलब आप समय के साथ, जो टाइम के साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, उसको कालानुक्रमिक उपगम कहा जाता है। जीवन परक उपागम, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन व कार्यों के माध्यम से इतिहास पढ़ना जीवनी परक उपगम होता है। महात्मा गांधी, आपने क्या किया? महात्मा गांधी के जितने मतलब जो आंदोलन हुए उनके बारे में बता रहे हो, तो आपने क्या कर दिया? उनके बारे में कहानी बनाकर लेकर आए कि महात्मा गांधी आपके सामने अफ्रीका से भारत में आए, आने के बाद में उनके गुरु को बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को, उन्होंने कहा कि भारत भ्रमण करके आओ।
जैसे ही भारत भ्रमण करके लौट रहे थे, बीच में कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया और राजकुमार शुक्ल आकर उनको बोले कि साहब मारे बहुत बड़ी दिक्कत। बोले क्या दिक्कत भाई? गांधी जी पूछो क्या दिक्कत? बोले म्यान जबरदस्ती मरा ये अंग्रेज कराओ नील की खेती थे, चलो माथारो बहुत नाम सुनेड़ो है। गांधी जी सोचा रहे, बोले मौका है चल जाओ, उठे जाके आंदोलन करो और सबसे पहले आंदोलन वो सफल रहे। समझ में आ गई? तो इस तरीके की कहानी आप बच्चों को सुना सकते हो। उनके व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ाते पढ़ाते सारी घटनाएं घटित हो जाते हैं। महाराणा प्रताप की कहानी बनाई, टाबरन सुनाई, टाबरा कभी याद होगी, टाबरन भी मजा आ रही है और थारो उनको याद भी हो रही है। तो इस तरीके से आप क्रिएटिव तरीके से भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। जैसे कि आप महात्मा गांधी, अशोक, अकबर और महाराणा प्रताप जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में, जीवन के बारे में बताइए। और उन व्यक्तियों के सिर्फ जीवन के बारे में नहीं, उनके संघर्ष, और बच्चों को प्रति उत्तर करके भी पूछे कि भाई आपने क्या सीखा उन लोगों से। आप ऐसा एक कौन सा गुण है जो उनका आप अपने जीवन में उतार सकते हो और आपको उतारना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से बच्चों को प्रेरित करके आपको पढ़ाना चाहिए। अगले वाला विषयगत उपागम, किसी विशेष विषय या समस्या के आधार पर इतिहास को व्यवस्थित करना विषयगत उपागम होता है। मतलब कोई भी एक विशेष विषय की समस्या और उसका आधार पर इतिहास का विषय कराना विषयगत उपागम होता है। अगले वाला सकेंद्रीय उपागम, किसी विषय को पहले सामान्य रूप से उसके बाद में गहरे से विस्तार से पढ़ा, पहले ऊपर पूरा पढ़ा दियो। जब हमारे क्लास के अंदर आया थे, आज थे पढ़ाना लो आपके सामने वैदिक सभ्यता का बारे में। तो बच्चा ने बताया कि भाई क्यों इतना दिन पहले आप अपने ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ियो, और अब क्या होगा, इंसान पहले आपके सामने जंगला में रहता, और जंगला में रहता ही रहता, थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो लागो, तो ज्ञान हो लागो तो बस सोचे क्या पढ़ाई कर सकता, है ना? तो पढ़ाई करनी शुरू करेगी तो वेद लिखा गया, वेद बड़ा लिखा गया। तो क्या लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। भारत में 4 वेद होया, जो शुरुआत को वेद, पहलो वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेदिक काल बाकी ने क्या कर लिया? उत्तर वैदिक काल कर लिया। वो टाइम में महिला ने पुरुषा का बराबर आपके सामने रहन को, बराबर को हिस्सों मिला कर, तो ठीक है, वह भी आपके सामने क्या कराया करती, जो ग्राम सभा जाए की सभा और समिति, तो आपके सामने संस्थान हुआ करती, उनमें भी हिस्सों लिया करती। स्वैच्छिक विवाह करने को उन्हें अधिकार था, सारा अधिकार था। यहाँ टाबरन थे, पहले मोटो मोटो बताओ, और एनसीईआरटी की जो किताब है उसके अंदर गहराई से पढ़ाते हो। इन सकेंद्रीय उपागम कहे जाए, पहले अड़कोड़ को हाथ फिर जोर की पढ़ाई कराते हैं। यूनिट नंबर 2, मेथड एंड प्लानिंग एंड टीचर, कैसे पढ़ाना चाहिए। पाठ योजना, किसी पाठ को निश्चित समय को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई व्यवस्थित पाठ योजना को क्या कहा जाता है? पाठ योजना के नाम से जाना जाता है। किसी भी पाठ योजना को निश्चित समय से प्रभावी ढंग से लागू करने के शिक्षक द्वारा बनाई गई पाठ योजना के नाम से जाना जाता है। पहले उद्देश्य, के उद्देश्य पहले मान लेता यो जानो तो पाठ योजना की बनाई होगी थी, घनी पाठ योजना जाके मैं भी बता रहे थे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो पहले उद्देश्य के पहले सोचो के पढ़ाओगा, तो वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा। पूर्व ज्ञान, अच्छा फिर टाबरन थे, पूछो अच्छा भाई भारत में कितना वेद है भाई? एक बीच में खड़े हो गए बालक, बोले मैं बताऊं गुरुजी, हाली मम्मी मैंने बताया 4 वेद हैं। थे नाम पूछो, बता कौन सा नाम? तो बोले ऋग्वेद। मेरे तो एक नाम याद है ऋग्वेद, बाकी 3 का बोले भाई याद को नहीं। तो बोले बैठ जा मैं बताऊंगा था 3 वेद बाकी का कौन सा है ना? क्यों हो टाइम में वो तो टावरन भाई कौन बेरो हो। तो माइक्रो टीचिंग करिए ना थे जना था, पूर्व ज्ञान पहले टावरन पूछा करता, 5 वर्ष में पूछा करता ना, वह पूर्व ज्ञान ही है। समझ में आगो? विषय वस्तु, आप क्या पढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, विषय वस्तु। अब आओ वो टॉपिक वैदिक सभ्यता को जो पढ़ाना था, विधि, अब तरीका, ठीक है। गतिविधि का विधि क्या होगा कि मान लो भाई थे चार्ट के माध्यम से पढ़ाना चाहो, ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, है ना, कोई पोस्टर बना के, कोई प्रोजेक्ट बना के थे कि मैं कौन सी किताब रटुआ होगा, मैं बताऊं बात, है ना। जो भी विधि ही बत है, विधि को प्रयोग करो, बहुत हरा है। गतिविधि, मान लो कि वैदिक सभ्यता पढ़ाता आपके सामने टाबरन थे कोई गतिविधि कराने लगा, है ना, बाहर ने कोई एक्टिविटी कराने लगा, या बच्चा ना आपस में जय मान लो पूरा चैप्टर पढ़ा दियो, फिर बोले आज अंताक्षरी करांगा, क्या के ऊपर? वेदा के ऊपर। 4 प्रश्न इली साइड का बालक बताएगा, 4 प्रश्न मैं हन्ना पूछूंगा, 4 प्रश्न थाना पूछूंगा, कौन सा ज्यादा सही उत्तर मिला वो टॉफी मिलेगी, या गतिविधि होगी। समझ में आ गई? मूल्यांकन करना, फिर ते पढ़ायो जना थे कितनों जोरों पढ़ायो, लेकिन मूल्यांकन तो आप कह कर मूल्यांकन तो कभी करे कौन, खुद को कौन करो मूल्यांकन, तो आप ही कौन पढ़ा खुद ही।
तो मूल्यांकन करना भी जरूरी है कि मैं पढ़ाई वो समझ में आयो को नहीं टाप रखे तो मूल्यांकन करे जाओ, फिर बालका ने घर कार्य भी देना। तो ये पूरा पाठ योजना है, अच्छे से याद कर लियो। अब नहीं याद हो तो वैदिक साहित्य की जो चीज बताई भाई याद रख लियो, अब पे याद हो जाओ। इकाई योजना, यदि किसी पूरी इकाई को निर्धारित समय पढ़ाने के लिए आपके सामने बनाई गई एक विस्तृत योजना, कोई भी एक यूनिट को पढ़ाने के लिए पूरे निर्धारित समय पढ़ाने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको इकाई योजना के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई? मतलब आपका सामने जहाँ 30-40 मिनट को पीरियड है उन एक टॉपिक पढ़ाना वही इकाई योजना का नाम कहलावा है। ठीक है, निश्चित समय है इतना पढ़ाना है उसको अलग से लेके चलो। पाठ योजना, एक पाठ इकाई योजना पूरी इकाई के बारे में होता है। कहानी कथन विधि, ऐतिहासिक घटनाओं को रोचक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको उस पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? कहानी कथन विधि के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी चीज ने एकदम कहानी की नहीं पढ़ाती, जब मैं बता रहा ना महात्मा गांधी की कहानी सुनाई था भैया था ने भी टावरा ने पढ़ा देना है एकदम। चलिए, रुचि, कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास होता है। देखो बच्चे, चाहे कोई भी हो, कहानी वो सबसे सरलतम तरीका होता है जो इंसान को याद रह सकती है। जाने तो था आज बात कोई तो छोटा सा टाबर हा जब थे 16 फिल्म देखे, आज भी था पूछते तो अया क्या बता दियो कि क्यों कहानी चलचित्र वो सबसे सरल माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से हम चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। जीवनी विधि, ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन, संघर्ष और योगदानों के माध्यम से इतिहास पढ़ाना जीवनी विधि के अलावा सरल सी विधि ही को जीवनी विधि। अब क्या बता देता, जीवनी विधि मतलब महात्मा गांधी के बारे जीवन के बारे में बता दिया जीवनी विधि होगी। स्रोत विधि, स्रोत विधि के आपके सामने कोई ऐतिहासिक स्रोत को शिलालेख, सिक्का, अभिलेख, स्मारक पत्र, आत्मकथा व यात्रा वृत्तांत के माध्यम से आप कोई भी इतिहास को पढ़ा रहे हो, स्रोत विधि होती है। इसका अर्थ क्या है कि मान लो कि कोई भी अभिलेख होगा, कोई सिक्का होगा, अरे जया मान लो कि कोई अभिलेख पढ़ा रहे हो, कौन सो कोई भी शिलालेख पढ़ा रहे हो, सौ का कोई भी शिलालेख का बारे में पढ़ा रहे हो तो हमें कोई मोटो ही आ जाए आपका सामने, है ना। तो उसका बारे में उन्हें विस्तार से बता दो, अंदर के हकीकत द्वारा लिखे गए, क्यों लिखे गए, के चीजों के अंदर बताएगी, है ना। और अगर मान लो कभी मुख को लगे थारा करना हुआ तो जाके बच्ची दिखा भी दो, टापर बेरो पड़ जाएगी, मोटो अया लिखे जाए कर तो यह चीज। समय रेखा विधि, आज नहीं दिखाई जाए तो वीडियो दिखा दो। समय रेखा विधि, ऐतिहासिक घटनाओं को समय की रेखा बनाकर, फ्लो चार्ट बनाकर आप समझा सकते हो, उसको समय रेखा विधि के नाम से भी जाना जाता है। कभी नाम सुने हो फ्लो चार्ट को, नाम क्या सुना अपना इंस्टाग्राम में टाइम को वीडियो फ्लो चार्ट को नाम सुन टाइम कटे हो। समय रेखा विधि आपके सामने ऐतिहासिक घटनाओं को समय व क्रम से, मतलब आपके सामने कि भाई सबसे पहले ऋग्वेदिक काल आयो, सॉरी वो प्रे ऐतिहासिक काल आयो, फिर आपके सामने वैदिक काल आयो, फिर आपके सामने जनपद काल आयो, फिर आपके सामने मुगल और मौर्य आया, फिर गुप्त काल, फिर आपके सामने जो दक्षिण मुगला नाम मौर्य आया भाई आपके सामने, है ना। उसके बाद में आपके सामने अनेक और जनपद आया आपके सामने, उसके बाद में गुप्त वंश देखने को मिलता है, फिर दक्षिण भारत के चेर चोल पांड्या जैसे साम्राज्य देखने को मिलते हैं। फिर मध्यकालीन भारत की बात करें तो उनमें आपके सामने फिर दक्षिण जो गुलाम वंश आता है आपके सामने, फिर खिलजी वंश। इस तरीके से आप उनको एकदम विस्तार से पढ़ाते हो। प्रवेक्षित अध्ययन विधि, इसमें विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता है और शिक्षक उनके अध्ययन की निगरानी और मार्गदर्शन करता है। किताब हाथ में देती, बच्चों खुद पढ़ रहे थे, देख रहे हो आप सही पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहे हो, ये पर्यवेक्षण विधि के नाम से जाना जाए। प्रयोजन विधि, एक ऐतिहासिक विषय पर विद्यार्थी द्वारा स्वतंत्र या समूह में खोज, अध्ययन या व्यवहारिक कार्य करना परियोजना विधि के नाम से जाना जाता है। कोई भी ऐतिहासिक घटना पर कोई विद्यार्थी आपकी मन मर्जी के हिसाब से स्वतंत्र रूप से अध्ययन करे, खोज करे, उन सर्वेक्षण विधि के नाम से जाना जाए। इतिहास शिक्षण का व्यावसायिक विकास करना, शिक्षक द्वारा ज्ञान कौशल, शिक्षण कौशल, तकनीकी दक्षता व विषय संबंधित क्षमता का निरंतर विकास करना ही व्यावसायिक विकास कहलाता है। क्या करना है, कोई भी एक टीचर है ना, वो आपके सामने जब इतिहास को शिक्षण करा रहे है तब आपके सामने वो विषय पर ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षण कौशल डेवलप करा रहे हो और टेक्नोलॉजी को ज्ञान दे रहे, वही आपके सामने इतिहास शिक्षण का नाम से जाना चाहे। चलिए, शिक्षक सहायक विधि क्या है, शिक्षक को सरल, रोचक और प्रभावी ढंग से बनाने वाली सामग्री को शिक्षक सहायक विधि कहा जाता है। शिक्षक सहायक विधि के वह विधि जिनको प्रयोग करके शिक्षक आपके सामने इजी तरीका से पढ़ा सकता है। मान लो कि कोई थे डिजिटल बोर्ड पर कोई वीडियो दिखा के पढ़ा रहे हो, है ना, आपके सामने कोई अभिलेख को कोई चार्ट पढ़े वो दिखा रहे हो, आपके सामने महाराणा प्रताप को कोई चित्र पढ़े, बोले और दिखाया का, बोले महाराणा प्रताप जी देख लियो, बोले सब चीजें जो
जो आपका सामने एक टीचर ने पढ़ाने में मदद की, नहीं शिक्षण सहायक विधि। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, मूल्यांकन की अवधारणा। विद्यार्थियों ने क्या सीखा, कितना सीखा और निर्धारित शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया, इस जानने की व्यवस्थित विधि को क्या कहा जाता है, मूल्यांकन की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी विद्यार्थी है, उसने अध्ययन किया तो उसने कितनी पढ़ाई की, उसने क्या सीखा और कितना सीखा, उसी के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं उसको मूल्यांकन की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इतिहास में मूल्यांकन के द्वारा घटनाओं की समझ, कारण, परिणाम, ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन, मानचित्र और समय रेखाओं को समय समय पर जांचा जाता है। इतिहास में क्या है, इतिहास में क्या मूल्यांकन करे जा भाई, आपके सामने कोई भी घटना हो रही है उसकी समझ कि वह घटना क्यों घटित हुई, उसका पीछे क्या कारण था, उनका ऐतिहासिक स्रोता को अध्ययन करना और मानचित्र और समय रेखा के बारे में जांचना, सबका सबके कला आपके सामने मूल्यांकन के अंतर्गत आवा है। इतिहास शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य मूल्यांकन देखो मोटी मोटा मैं बताऊं, कोई भी टॉपर है भारत में मूल्यांकन के में जय मान लो एक चैप्टर पढ़ा लियो, को टेस्ट ले लियो, ठीक है भाई थारी क्लास में 10 टॉपर हा तो एक तो 10 तो सही है ना, तीन का आपके सामने 10वां आप 1-2 टॉपर के साथ 8 हजेगा और बाकी बच का मार जाएगा, जन के 2-2 3-3 नंबर आएगा, है ना। फिर भाई यूट्यूब पर क्लास लेगा, बाकी वाला आपके सामने के तो पढ़ के आपके सामने के बन जाएगा, थाली ना थर्ड गेट को मास्टर बनना है, थर्ड गेट का नहीं भाई उनकी हालत होगी मारो भी पूरी पाया थे, कोई 10 हजार की नौकरी देखेंगे, समझ में आ गया आपके सामने। तो यही आपके सामने इसी को मूल्यांकन कहा जाता है। विद्यार्थियों कितने अध्ययन करते हैं, कितना आपने पढ़ा है, उनको समझ में आया, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, इतिहास शिक्षण के नाम से जाना जाता है। सीखने की कठिनाइयों को पहचान करना कि जो बच्चा है उसने जो आपको अध्ययन कराया, जिस विषय के बारे में आपने अध्ययन कराया उसने कितना सीखा, उसको सीखने में कितनी कठिनाई हुई, जब आप इन सब चीजों के बारे में जानते हो उसको क्या कहा जाता है, इतिहास शिक्षण के मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। शिक्षण को प्रभावशीलता जांचना कि आपने जो पढ़ाया अध्ययन कराया क्या वो प्रभावशीलता के साथ आपके सामने चीजें पढ़ी गई है या नहीं पढ़ी गई है, उसको प्रभावशीलता के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों को सुधार के लिए प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों को यह बताना कि जो पढ़ाया गया जो अध्ययन है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है या आपके सामने अच्छे से समझ में आया नहीं आया, और जो आपके सामने कैसे सुधार किया जा सकता है उसके बारे में बताना। कमजोर और मजबूत क्षेत्रों की पहचान करना कि कौन कौन से टॉपिक है जो बच्चों को अच्छे से समझ में आए, कौन कौन से टॉपिक है जो बच्चों को कम समझ में आए हैं। निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना या जांचना कि कौन कौन से जो हमने पढ़ाया था विद्यार्थियों को कितनी चीजें समझ में आई नहीं आए, उन सब चीजों को भी जांचना। निबंधात्मक प्रश्न, जिन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी विस्तार से देते हैं। अब पेपर में लिखा होगा 2 प्रश्न का आएगा, एक तो जो बडोड़ा प्रश्न है, एक छोटनिया प्रश्न। बडोड़ा प्रश्न जिनमें निबंध के न्याय लिखना पड़े, इन के पट है बच्चा की तार्किक सोच, बच्चों अपना भी विचार जोड़ सके। अच्छा अब धर्म कई जो बड़ा प्रश्न है ना वह उनको उद्देश्य किए तो जब बनाया गया निबंधात्मक प्रश्न 3 पन्ना भरण में कोई नहीं स्वाद कोई नहीं आवे, क्यों ही निबंधात्मक प्रश्न कदे सोची थे भाई कि तारा कॉलेज में है ना आपके सामने 11th-12th क्लास में निबंधात्मक प्रश्न क्यों लिखाए जाए, कदे सोची थे, खास करके कॉलेज में क्यों लिखाए जाए, बीएड में क्यों लिखाए जाए, नहीं समझ में आई तरह कदे थे सीरीज लाके रटे क्या समझने की जरूरत है। एक लिए लिखाए गए हो कि जो बच्चों है ना जब वो कॉलेज में जा या 10वीं या 11वीं में जा तो को दिमाग इतना विकसित हो जा है कि कोई भी विषय का ऊपर, और वो इतना पढ़ भी रहा है कि वो कोई भी विषय पर आपके सामने पढ़ के और अपना विचार प्रकट कर सका है, क्या कर सका है, अच्छे से समझियो, अपना विचार प्रकट कर सका है। समझ में आई, अब अपना विचार क्यों है अहिया कोनी की पूछ रहा को है अकबर की प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में बताइयो, अर्थ बताओ लगा जो अकबर की मूवी की कहानी वो बतानो क्या है कि अकबर का बारे में जो भी पढ़ियो है उसका तथ्यात्मक मतलब तथ्य का साथ साथ धारा के विचार ही वह भी प्रकट करना चाहिए, इसलिए निबंधात्मक प्रश्नों को निर्माण करे हुए है। समझ में आ गई, इसलिए ही कॉलेज की एग्जाम जो बच्चों है उन स्वतंत्रता दी जा है कि ते थारो मनु बना के लिख के आयो, है ना, और इस स्वतंत्रता को ते पूरा फायदा उठाओ उनके। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह कारणों परिणामों की व्याख्या कीजिए। अब के जो भी 1857 की क्रांति का बारे में जो थन बेरो है, लेकिन क्रांति 1857 की बताने के देते बाहर छोटा आंदोलन के बारे में लिखने लगा नहीं, 1857 की क्रांति के बारे में जो थन बेरो है उसका बारे में आपके सामने थाने विस्तार से बताते हैं। पहले विश्लेषण करना है, तर्क करना है और थारी खुद की अभिव्यक्ति थारा खुद का ही चीजा के बारे में के विचारी वह थाने लिखना है।
जांच में अधिक समय लगता है और मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता की संभावना रहती है। अब अपरिणाम क्यों है? जब कि मान लो कोई भी टीचर है, कि है कोई भी टीचर है ना, अब वो टीचर ने मान लो कि जो थे लिखो बात चीज पसंद आ गई तो वो था नंबर दे दे, को नहीं कौन दे, है ना, क्योंकि व्यक्तिगत विचार उनके अलग हो सकते हैं, तुम्हारे अलग हो सकते हैं, तो इससे नंबरों के कटने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है। लघुत्तरात्मक प्रश्न क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर कम शब्दों में दिया जाता है, इनके द्वारा दिए गए किसी तथ्य उदाहरण में छोटी व्याख्या की बात की जाती है। अब जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हो ना, उनको सटीक मापन होना जरूरी है। अब आया पूछ लियो कि भैया आपके सामने 1857 की क्रांति में झांसी में कौन सा स्वतंत्र सेनानी लड़ा था? अब उठे थे मंगल पांडे को नाम, थोड़ी लिख को उल्लेख को नाम। तो यही बात है आपके सामने, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न ही उनको उद्देश्य ये कम शब्द में सटीक चीज है वह लिख दी जा, है ना। निबंधात्मक प्रश्न अपने शब्द प्रयोग उसको लघुत्तरात्मक में कौन कर सको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर निश्चित और पूर्व निर्धारित होते हैं, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कंपटीशन में एमसीक्यू टाइप जो प्रश्न पूछे जाए ना, उनको ऑब्जेक्टिव या आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न कहते हैं। बहुविकल्पी होते हैं, सही गलत व रिक्त स्थानों में मिलान वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। इनका निश्चित उत्तर रहता है, पहले से पता उत्तर रहता है और उसी के आधार पर आपके सामने अपन मान लो जब थे क्लास में छोटी क्लास में गुरुजी था प्रश्न पूछा करते थे, क्या कहता बस गुरुजी मैं तो 2 लाइन बता दी, मैं पूरा उत्तर बता दी हूँ। अब थारा गई उत्तर रहे, प्रश्न पूछे कंपटीशन में थारा गई उत्तर है ना, अब थाना उत्तर बनी हुआ है ना। गुरुजी तो सबकी नहीं बता रहे, उत्तर ही थारा दे रहा, लेकिन फिर भी उत्तर को उत्तर नहीं आ रहे, है ना। तो यही बात है भाई, और जब थे एक लाइन बताता है सबकी में बता दिया करता। तो यही बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। व्यापक पाठ्यक्रम का परीक्षण व उपेक्षिकृत निष्कर्ष मूल्यांकन होता है। यहाँ पर आपको सभी चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, क्योंकि भाई आकलन ज्ञान है कोई नहीं। जो रिटर्न वाले जो एग्जाम होते हैं, इसमें तो सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच करने के लिए लिया जाता है टेस्ट। जय मान लो कि बड़ा अधिकारी हो ना, उनका ही टेस्ट हो आपके सामने लिखित परीक्षा ला, क्यों? क्योंकि वो व्यक्तित्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व के बारे में एमसीक्यू से कदे कौन जान को, एमसीक्यू टाइप प्रश्न से सिर्फ व्यक्ति को ज्ञान जाने जा सके, उको व्यक्तित्व कहे कोई, उका विचार कहे कहीं के एक अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही कोनी, बस सब रिटर्न एग्जाम से ही जांच को समझ में आ गई। तो इकले ही मेंस को एग्जाम दिया जाऊं अंदर। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र को तैयार करने से पहले विषय वस्तु, शैक्षणिक उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार, कठिनाई स्तर एवं अंकों की योजना जो तैयार की जाती है उसको ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी प्रश्न पत्र तैयार करो जा तो सबसे पहले उसके अंदर कौन कौन से विषय वस्तु का अपन प्रयोग करेंगे, कौन कौन से शैक्षणिक उद्देश्यों को अपन लिखेंगे, कठिनाई स्तर किस योग्य का होगा और अंकों की योजनाबद्ध तरीके से कैसे दिया जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्रों की पूर्व योजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पत्र को संतुलित व पाठ्यक्रम आधारित बनाने में सहायता करता है कि चाहे कि जरूरत हो ना उस आपको पाठ्यक्रम का सहायक आपका सामने बना दिया जा, वो ही पाठ कहलाना है। इतिहास में उपलब्धि परीक्षण करना। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? इतिहास विषय में विद्यार्थियों का ज्ञान, समझ, कौशल एवं उपलब्धियों को मापने के लिए बनाया गया परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। इसको बनाया गया परीक्षण उपलब्धि परीक्षण भी कहा जाता है। निर्माण कैसे किया जाता है? उद्देश्य निर्धारण करना। क्या करना? उद्देश्य निर्धारण करना कि आप कितना पढ़ाओगे, कैसा पढ़ाओगे। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना कि आपके सामने जो पाठ्यक्रम आपको दिया उसको अच्छे से विश्लेषण करना। फिर ब्लूप्रिंट बनाना कि मैं यहाँ से प्रश्न पूछूंगा। फिर प्रश्नों का निर्माण करना, फिर प्रश्नों की जांच करना, परीक्षण करना और मूल्यांकन करना। देखो मैं सीधी सीधी बात बताऊं, जब वैदिक सभ्यता है उनको टेस्ट लेना होता है ना, तो वैदिक सभ्यता सबसे पहले उद्देश्य बनाओ कि मैं वैदिक सभ्यता को टेस्ट लूं। फिर पाठ्यक्रम विश्लेषण, पूरा पाठ ना पढ़ो भाई वैदिक सभ्यता लाना कि ये पाठ से प्रश्न पूछने और ए प्रश्न बन सके हैं। फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, इतना एमसीक्यू टाइप मिलान वाला प्रश्न पूछूंगा, एमसीक्यू टाइप उत्तर सही पूछूंगा, फिर इतना लघुत्तरात्मक, इतना निबंधात्मक प्रश्न पूछूंगा। समझ में आ गो? फिर प्रश्नों का निर्माण करना, फिर प्रश्न बनाओ और फिर आपके सामने जांच करो कोई गलत तो नहीं बन गया, फिर परीक्षण करो और फिर टेस्ट दे दो। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं? वैध होता है, वैलिड होता है। कैसा होता है? उसमें जो प्रश्न पूछेगा उनको कोई मतलब निकलना चाहिए। अब तो है पूछ लो गांधी जी के चश्मे की मोटाई कितनी थी, अब प्रश्न थोड़ी है मुड़ो उनके प्रश्न तो, और फिर भी सही उसका कि गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था, यह प्रश्न वैलिड है। समझ में आ गया? तो यह प्रश्न वैलिड होना चाहिए।
विश्वसनीयता होनी चाहिए उन प्रश्नों की। वो प्रश्न क्या पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, उसको लगना चाहिए कि भाई एग्जाम वगैरह में भी ये प्रश्न आएंगे, या फिर आपके सामने सही प्रश्नों का निर्माण होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम आधारित आपकी जो बच्चों को पढ़ाए उसी से प्रश्न होना चाहिए। संतुलित होने चाहिए, ऐसा को नहीं कि सिर्फ निबंधात्मक प्रश्न ही पूछ लिया, वस्तुनिष्ठ पूछे ही को नहीं, तीनों टाइप का प्रश्न पूछना चाहिए। स्पष्ट, जो बच्चों को पढ़ा रहे हो उसी से आना चाहिए, और प्रश्नों की भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। घुमा फिरा कर पूछोगे तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। उचित कठिनाई वाला स्तर, मतलब जो आप बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हो उनमें कठिनाई बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आगे करी कौन पाएगा, नहीं टिपटा बने गुरु जी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते मान तो को नहीं आवे कदी ना था। तो यही बात है आपके सामने, उचित कठिनाई जितनी जरूरत हो उतना ही कठिनाई देने की जरूरत है। चलिए लास्ट है, इतिहास शिक्षण में नवीनतम विधियां कौन सी है। सबसे पहले है प्रोग्रामित अनुदेशन की विधि। इसमें विषय वस्तु के छोटे छोटे क्रमबद्ध भागों में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है, प्रत्येक क्षण के बाद में उसे प्रतिपुष्टि मिलती जाती है। क्यों है, जो विषय वस्तु है छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, वो उसके जैसे मन में आती है उसी हिसाब से सीखता है, और प्रत्येक क्षण के बाद में उसको प्रतिपुष्टि मिलती है। ठीक है, मतलब जहाँ रात पर इतिहास शिक्षण के बारे में पढ़ लियो तो एक एक चीज के बारे में पढ़ रही हो, ठीक है, छोटा छोटा भाग। हम जाए वैदिक इतिहास में पढ़ाए तो सबसे पहले उत्तर वैदिक वो ऋग्वैदिक पढ़ाए, फिर उसके बाद हम उत्तर वैदिक पढ़ाए, फिर जनपदा के बारे में पढ़ाए। तो छोटा छोटा भाग हम आपके सामने उन्हें बांट दियो, और फिर उसके बारे में अध्ययन शिक्षण है वो करवायो जा रहा है। क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, स्व अधिगम, व्यक्तिगत और तत्काल प्रतिपुष्टि की जाती है। क्या किया जाता है आपके सामने, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है, एक के बाद एक चीजों को पढ़ाया जाता है। स्व अधिगम बच्चा खुद भी पढ़ता है और व्यक्तिगत गति से होता है। टीम टीचिंग, एक से दो अधिक शिक्षक मिलकर किसी विषय की योजना शिक्षण का मूल्यांकन करते हैं, उसे टीम टीचिंग कहा जाता है। दो वाले एक ही मतलब इतिहास को दो सब्जेक्ट लगा रखा है ना, 11-12 क्लास में पढ़ा के बोर्ड के लगे, तो दोनों मिलके मजा मान लो एक बोले मैं पहली किताब में पढ़ा दूंगा दूसरी तो पढ़ा दिया कर, है ना। दोनों मिलके कर रहे हैं कि भाई टेस्ट लेना है तो अपना कौन कौन सा टॉपिक है को टेस्ट लेना, तो दोनों बैठे ही आपस में, और दोनों आपस में यह भी डिस्कस करें कि भाई आजकल है ना भाई मेरो के है कि जो आधुनिक विश्व को इतिहास थोड़ा कमजोर है, वो मेरे तो स्ट्रॉन्ग है। बोले यार मन ने बोले प्राचीन वालों को नहीं आता, बोले दोनों उल्टी पुल्टी करके पढ़ाते हैं, है ना। यहाँ भी करोगे जांच के, तो दो शिक्षक जब आपस में मिलकर आपके सामने कोई भी विषय को पढ़ाते हैं उसको टीम टीचिंग के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञता का ज्ञान, सहयोग, विषय की व्यापक समझ और बेहतर शिक्षण भी होता है। दो चीजों के सहयोगात्मक आपके सामने व्यापक समझ भी बढ़ती है।